राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डाकी पीवाईक्यू सीरीज का आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रीडी एंड डायनामिक एल्गोरिथम्स। तो जिस बच्चे को पता है, जिसने डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, तो उसे पता है एल्गोरिथम्स के बिना तो डाटा स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, जब इसका नाम ही है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स के बिना तो हम डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते कुछ भी इसके अंदर। तो आज हम सब कुछ पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, आज हम सारे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सारी चीजें कवर अप करेंगे हम आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाए, एग्जांपल्स आ जाए, ठीक है, किसी की वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता है आगे फर्दर कंटेंट बनाने के लिए। मेरी वीडियो बहुत ही सिंपल होती है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि जो भी कंटेंट स्क्रीन पे दिखे वो इजीली हर एक के लिए विजिबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, आराम से समझ में आ जाए आसानी से। ज़्यादा ट्रांजिशंस इफेक्ट्स वगैरह लगाने से ना पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल वीडियो रखने का मेन मोटिव यही है। और अब मेरी आवाज़ भी थोड़ी मौसम की वजह से खराब हो रखी है, तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से। एक और चीज़ है कि अभी तक जिन बच्चों जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी है, वो मेरे चैनल पे जाके प्लीज़ बाकी वीडियोस को भी देखें। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ वीडियो है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे सोल्व करवा दिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट के। अब हमारी पीवाईक्यू सीरीज में सेकंड यूनिट चल रही है डाटा स्ट्रक्चर की। उसके बाद कौन सी यूनिट आपको मतलब आपके लिए बेटर रहेगी, आप कौन सी चाहते हैं हम पहले कवर अप करें, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। एंड यहाँ तक अगर देख लिया तो पूरी वीडियो देख लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर, और इसके तो होंगे ही होंगे। डाटा स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं ऐसा कि ऐसा हो जो अलग से डीप में जाके कोई कंसेप्ट ही चेंज कर दे बंदा, उसके अंदर से कुछ और नया निकाल ले। इसमें तो सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं एल्गोरिथम से रिलेटेड, उनकी डेफिनेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उनके एग्जांपल्स वगैरह। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो बंदा कुछ भी चेंज ही नहीं कर सकता। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर के सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज भी करके चले जाते हैं ना अच्छे से, 10 साल के तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जाएंगे। अगर एक साल के अंदर हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चन भी हैं, तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डाटा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सिर्फ हमें क्रैमिंग करनी होती है, ज्यादातर टॉपिक्स में सिर्फ हमें याद करना होता है। कंसेप्चुअल चीजें बहुत कम है, सिर्फ एक बार हम समझ लेंगे कि इस एल्गोरिथम के अंदर क्या है। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है ना, यूजीसी नेट में पेपर्स के अंदर आते हैं, वो सारी क्रैमिंग वाली चीजें होती है। कौन सा एल्गोरिथम किसका टाइप है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आती है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों लाइक कर देना, थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी आप सभी लोगों की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब भी कर देना, भूल गई थी मैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब डिजिक्स्ट्रा का एल्गोरिथम के बारे में ना सुना ऐसा हो ही नहीं सकता कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने। बाकी एल्गोरिथम चाहे ना सुना हो, ये तो पक्का सुना होता है। ठीक है, विच सॉल्व्स द सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज ए डैश। कौन सा एल्गोरिथम है ये? एंड द फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम विच फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस इज ए। अब ये कौन सा है? तो जो फर्स्ट बच्चे देख रहे हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे शायद तक, या फिर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं जल्दबाजी में। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस यहीं पे करवा देती हूँ। ये दोनों है ना, शॉर्टेस्ट पाथ की ही प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको, इन दोनों को यूज करते हैं। बट इनका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ है, और इसको हम बिटवीन, ये किसके अंदर होता है? बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस। ये पेयर्स के बीच में हम जो फाइंड आउट करते हैं ना शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमारा होता है फ्लाईवर्ड वार्शल एल्गोरिथम। ठीक, तो इसको भूल मत जाना कि कहीं डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का उसमें फ्लाइड वार्शल एल्गोरिथम में कर दो और उसका उसके एक दूसरे को इंटरचेंज मत कर देना। इस चीज को ध्यान रखना, बेसिक सा डिफरेंस है कि सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ अगर पूछा जाए तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम होगा हमारा, और वहीं अगर ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस पूछा जाए तो
फ्लाइवुड वॉशल एल्गोरिथम होगा, ठीक है। अभी किस टाइप के एल्गोरिथम आते हैं, तो अब इसका नाम से पता चल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब ग्रीडी एल्गोरिथम ही होगा पक्का, ठीक है। और डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम हमारा आ जाता है फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। ये डायनामिक में इसलिए है क्योंकि ये पेयर्स के वर्टिसेस के बीच में होता है, ठीक है। तो वो डायनामिकली क्या होती है, उनकी चेंजेस होती रहती है प्रोग्रामिंग के बेस पे, तो इसलिए आ जाएगा इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। देखो, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम विच सॉल्व द सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज कौन सा है, ग्रीडी एल्गोरिथम है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहीं पे याद हो जाना चाहिए ताकि दोबारा से जरूरत ही ना पड़े इसको उठाने की, ठीक है। और फ्लाइवुड वॉशल एल्गोरिथम हमारा कौन सा है, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। और डिजिक्स्ट्रा की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ वी स्केयर और इसकी होती है ओ वी क्यूब। इसमें स्केयर आता है ग्रीडी वाले में और इसमें क्यूब आता है, सिंपल सी है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा वॉइस के साथ एडजस्ट कर लेना यार, गला खराब है मेरा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है इसके अंदर। सबसे पहले है डेप्थ फर्स्ट सर्च इज यूज्ड टू ट्रैवर्स ए रूटेड नोड। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, ट्री के अंदर हम जब लास्ट तक हर एक रूट को ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स का मतलब सर्चिंग करते हैं, फाइंडिंग करते हैं ट्री के अंदर, ठीक है, वो हमारा ट्रैवर्स होता है। उसके बाद सेकंड है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर आर यूज्ड टू लिस्ट द वर्टिसेस ऑफ एन ऑर्डर रूटेड ट्री। तो ये भी सही है या फिर गलत है। Huffman's algorithm is used to find an optimal binary tree with given weights। इसके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। Topological sorting provides a labeling such that the parents have larger labels than their child। तो इन स्टेटमेंट के बारे में बताना हमें ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट हो या फिर ब्रेथ फर्स्ट हो, सबसे पहले तो हम कनेक्टेड रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए इनका यूज करते हैं और हम हर एक रूट पे क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर को भी हम किसके लिए यूज करते हैं, वर्टिसेस को ऑर्डर के अंदर लिस्ट करने के लिए रूटेड ट्री, ठीक है। हफमैन एल्गोरिथम हम आगे करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं बहुत सारे, हर एक साल में एक ना एक दो देखने को मिला है स्टार्टिंग में, अब तो खैर नहीं आते इतने 21 22 के बाद, बट स्टार्टिंग में आते थे 14 15 से, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल बाइनरी ट्री विद गिवन वेट से बिल्कुल सही, इसका क्वेश्चन भी दिख जाएगा, तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगा कि ये बात यहाँ पे बिल्कुल सच लिखी है। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग भी ये सही है कि हमें लेबलिंग प्रोवाइड करती है ताकि पेरेंट्स हैव लार्जर लेबल्स देन देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स की लेबलिंग ज्यादा मतलब बड़ी होती है एज कम्पेयर टू देयर चिल्ड्रन। अब हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इसमें हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा, इसमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हमेशा फाइंड आउट करनी होती है। इसको फाइंड करने के भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, बट सबसे सीधा लॉजिक जो बिल्कुल इजीली समझ में आए ना, जुगाड़ू तरीके से बताऊं तो ये होता है कि जो हमें ग्राफ गिवन होता है ना, उस ग्राफ में सबसे कम टाइम हमें उस ट्री को पूरे कोस्ट मतलब बनाने में या फिर ट्रैवर्स करने में जो भी लगता है ना टाइम, सबसे कम होना चाहिए, वो हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें एक ग्राफ गिवन है, तो इन सब में से पूछा है किसके पास सबसे मिनिमम होगी, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे लेके चलते हैं। जैसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ चीजें साथ में, कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है ना, ये देखो इस ग्राफ में 6 से 7 कोई लिंक है हमारा, नहीं है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है। लेकिन पहले ऑप्शन में इन्होंने पहला एक पाथ 6 to 7 दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पहले वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ओके। तो ये वाला ऑप्शन तो हम वैसे ही सिलेक्ट नहीं कर सकते, एलिमिनेट हो गया हमारा यहाँ से। अब बाकियों में भी देखो, बाकियों पे सब में कहीं ना कहीं से एज बनी हुई है, पाथ बने हुए एक दूसरे वर्टेक्स से रिलेटेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है नोड्स एक दूसरे से आपस में। तो अब हम उसको वैसे तो हम वो नहीं कर सकते। अब डी वाला और देखो, डी वाले में 6 से 5, यहाँ पे 6 से 5 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 6 to 5 कनेक्टेड है नहीं है, तो डी वाला भी हो गया। मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर हमें समझ में ना आए, ज्यादा टाइम ना बचा, हमारे पास सिर्फ 1-2 सेकंड है और हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वरना हमारा सबमिट का टाइम हो जाएगा, तो वैसे कैसे करें। यहाँ से हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया, हमारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। तो अब 2 में वैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो कुछ ना कुछ और भी जुगाड़ निकल ही आएगा कि उसमें कुछ है या फिर नहीं है, नहीं तो हमें इनका कैलकुलेट ही करना पड़ेगा कि हमें कितना आएगा। कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, जो हमें गिवन होता है, वेट गिवन होता है, जो ये वाला होता है, जो जैसे ये 10 हो गया,
ठीक है, ये 14 हो गया, ये 25, ये 22, ये 12 और ये 16। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना होता है, ऐड ऑन करना होता है, उसके अलावा और कोई नहीं, कुछ नहीं करना होता इसमें, सिर्फ ऐड करके देखना है कि इसका कितना है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है ए का तो 103 था, वो वैसे ही वो हो गया। इन तीनों को कैलकुलेट किया, हमारा सबसे कम 99 किसका है, बी का, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। डी को हमने वैसे भी निकाल दिया था 6 to 5 के बेस पे, वैसे भी ये एलिमिनेट हो गया था, लेकिन अगर हमने इसका वेट भी कैलकुलेट किया है ना, ठीक है, तो वेट ऑफ ट्रीज का भी 106 है, जो कि ज्यादा है 99 से, तो इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ज्यादातर कोशिश किया करो क्वेश्चंस को एलिमिनेट ऑप्शन करके, एलिमिनेट से ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अब देखो 14 में ऑप्शंस में लिखा था कि अभी अभी सोल्व करके आई क्वेश्चन हम, आपको क्वेश्चन देखते ही याद आ जाना चाहिए कि हमने क्या क्या सोल्व किया था। देखो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज एफिशिएंटली यूजिंग, हमने दो प्रॉब्लम करी थी, ठीक है, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो सिंगल डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम और ये वाला कौन सा था, फ्लोयड वॉशल एल्गोरिथम। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। अभी करके आए हैं हम लोग, तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से हम गलत कर देते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन में डिजिक्स तरह भी दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ देख के उसका सॉल्यूशन लगा देते हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है अपने एग्जाम्स में, इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। सॉरी। उसके बाद आ जाती है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन बी। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इसके नाम से पता चल रही है ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक होगा बंदे को, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम, सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए क्या क्या ऑकर होती है ट्रैवल के दौरान, ठीक है। तो पहले तो क्या होती है, क्या आप में से किसी को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना अगर किसी को आती हो तो, बाकी मुझे तो बतानी ही पड़ेगी, मैं तो बताऊंगी। Polynomial time using dynamic programming algorithm, polynomial time using branch and bound algorithm, exponential time using dynamic programming algorithm और branch and bound algorithm, polynomial time using backtracking and algorithm। तो इसके ये सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहली बात तो इसमें polynomial time तो होता ही नहीं है, ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जहां भी आएगी तो उसमें एक्सपोनेंशियल टाइम होता है। तो देखो polynomial टाइम को एलिमिनेट करेंगे हम, अपने आप आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम मोस्टली ये होती है कि वो हर एक सिटी से दूसरी सिटी जाके फिर उस सिटी से वापस उसी सिटी पे आता है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल टाइम होता है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम लगता था उसका, ठीक है। और वो डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम और ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो इसलिए पूरी सेल्स ट्रैवलिंग सेल्स वो प्रोग्राम आएगी ना प्रॉब्लम, उसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी मेन बेसिक किया है कि एक्सपोनेंशियल वाला होता है इसमें। अब आ गया हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, ये 2015 में भी आया है ऐसा ही क्वेश्चन, सेम बिल्कुल यही वाला, नेक्स्ट हमें 2017 में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे टेबल बना लेंगे। एक मिनट, ये बनाया भी रखा है किसी सॉल्यूशन में। सॉरी, मैं वही पहले वही क्वेश्चन करवा देती हूँ, वाया हुआ था अभी। एक क्वेश्चन था सेम इसका, इतनी दिक्कत, ये रहा। देखो इसमें लेंथ पूछी है उसमें, और उसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस पूछा था, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस इतना और कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और y की वैल्यू ऐसे डाल देते हैं, ये तो सोल्यूशन में आपको दिख ही रहा होगा। अब मैं हाईलाइट करती जाऊंगी चीजों को, वैसे देखना। हम सबसे पहले c को मैच करेंगे, इसमें ढूंढेंगे, y को पकड़ लेते हैं, x को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 0 वैसे ही आ जाएगा, कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब c को b से मैच करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है ये, और यहाँ पे भी नहीं, इसमें सारे में क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी हमारी। उसके बाद सेकंड आता है हमारा, अब इसको मैच करेंगे c को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे यहाँ पे क्या आ गया, मैच हो गया, तो हम 1 1 इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा वो पूरा 1 1 इंक्रीज, और यहाँ पे भी हो जाएगा, सॉरी पूरे में करेंगे हम लोग, ठीक है, सिर्फ 2 2 पे नहीं छोड़ेंगे, ये 2 तो बाद में अपग्रेड हुआ है, छोटे छोटे वो बनाते हैं, जैसे ये एरे ना ANM, ठीक है, तो ये इंक्रीज होता जाता है। अब हम गए ए पे,
ए को हम अब यहाँ तक तो हमारा ये जैसे जैसे येलो हो रहे हैं ना कॉलम, ये फिल आउट हो चुके हैं, हम उनके साथ कोई चेंजेस नहीं करेंगे हमारे में, ठीक है। अगर हमें पहले मिल रहे हैं ना, तब अगर मैच हो रहा है तब हम +1 इंक्रीज करेंगे, वरना नहीं करते। उसके बाद हम ए को ढूंढेंगे, अब ए को हमें इसमें ढूंढना है, ठीक है। ए हमें कहाँ तक मिला है, यहाँ पे मिला है, ठीक है, यहाँ पे मिला है। तो पहले से हमारा क्या चल रहा था, जब हमारा यहाँ पे 1 हो गया ना, तो ये समझ लो इस पूरे के पूरे में चैप्टर में हमारा 1 1 चलेगा, पूरे के पूरे टेबल में, सॉरी चैप्टर में नहीं टेबल में, यहाँ पे 1 1 हमारा इंक्रीज हो गया है 0 से 1, हमें एक एलिमेंट क्या है, एक सीक्वेंस क्या मिलना हो गया, शुरू हो गया, तो 1 1 उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ठीक है, 1 यहाँ पे पहले से था और एक और मिल गया हमें, ए से ए मैच हो गया, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब सारे में क्या अपग्रेड हो जाएगा, 2, लेकिन कहाँ से होगा, जहाँ पे ये मिला है वहीं से होगा, उससे पहले नहीं होता, ठीक है। उससे पहले वो एज इट इज 1 1 ही रहेगा। अब बी तो मिलेगा नहीं, सी भी नहीं, तो इसको हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया 2 2 के अंदर, +1 इंक्रीज हो गया। अब हम डी को ढूंढेंगे ऐसे ही, ठीक है, सी को ढूंढ लिया, ए को ढूंढ लिया, अब डी को, अब देखो 1 1 था, डी यहाँ पे मिला हमें, ठीक है, ये डी यहाँ पे, इसमें 2 क्या हो गया, इसका अपडेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अब इसको और इसको क्या कर देंगे हम, 2 2 अपडेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सारा का सारा लास्ट में दिखा देती हूँ मैं एक बारी, अब बीच वाला आप खुद कर लेना। अब जैसे जैसे ये बी है, ठीक है, एक बी हमारे यहाँ पे मिल गया था, लेकिन कहाँ मिला है, इसमें मिला है 0 वाले में, तो हमने इसको क्या कर दिया, 1 से इंक्रीज कर दिया। अब जो हम पहले फिल आउट कर चुके हैं ना, वो सिर्फ उसी कॉलम पे अपडेट करेंगे जहाँ पे वो मिला है, उसके बाद वालों को हम नहीं करेंगे अपडेट, क्योंकि यहाँ पे आधी चीजें हम पहले से अपडेट कर चुके हैं। जैसे ये वाला बी था, यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे हमारा 2 था, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पिंक वाला लिया मैंने, ये है बी, देखो ये यहाँ पे इस बी को हमने यहाँ पे ढूंढा और इस बी को यहाँ पे ढूंढा, जहाँ पे हमारा लिंक हुआ उसका हमने क्या कर दिया, उसको 1 से इंक्रीज कर दिया। बाकी जो वैल्यूज हमारी अपडेट हो चुके हैं हम उसको वैसे ही चलने देंगे। तो इसमें तो लेंथ पूछी थी, तो लास्ट में हमारी कितनी लेंथ आ गई, 4 आ गई। तो ऐसे ही अगर हम सीक्वेंस देखेंगे ना, तो उसमें हम ए बी सी डी ये वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारा सीक्वेंस कौन कौन सा मैच हुआ है, तो वो वैल्यू हम क्या कर देते हैं, उसमें अपडेट कर देते हैं या फिर हम फाइंड आउट कर देते हैं। वैसे ये तो था एक जनरल वे कि हम कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं कैसे मैच करती हूँ, मैं तो सीधा सा ऐसे मैच कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। हम मोस्टली कितना भी आइडिया लगाएंगे ना, तो हमें इजीली इसमें भी दिखने को मिल जाता है। जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे इसमें बी सी था, ठीक है, जैसे ये आ गया सॉरी, एक है बी और फिर उसके बाद है ए, ठीक है, ये रहा बी है हमारे पास, दो मिल गए, लास्ट में बी ए भी हमारे पास है, ये आ गया बी और सी, ये आ गया हमारे पास बी और सी, तो हमारा ये हो जाएगा बी सी और बी ए। बी ए तो बिल्कुल सीक्वेंस में है, ठीक है, लेकिन हमें फर्स्ट वाले से देखना होता है, तो पहला जो हमारा वर्ड मिलेगा ना वो बी मिलेगा, तो इसलिए बी सी और उसके बाद बी और ए, ठीक। तो हमारा ये सीक्वेंस आ जाएगा बी सी बी ए। फिर अगर हम वो वाली प्रैक्टिस करेंगे ना जो अभी मैंने टेबल वाला दिया है, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें हमारा क्या कॉमन आएगा, फिर इजीली सॉल्व हम कर पाएंगे। वैसे अब लेटेस्ट वाले में 2023-22 के बाद तो ये सीक्वेंस वाले नहीं आए हैं, बट अगर फिर भी आ जाए तो उसके लिए हमें ज्यादा वो नहीं, हाइपर नहीं होना है कि भाई ये क्या आ गया। अब देखो 2015 में सेकंड क्वेश्चन आया, फ्लाईबोर्ड वॉशर एल्गोरिथम यूटिलाइजेस डैश टू सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ऑन ए डायरेक्टेड ग्राफ इन डैश टाइम। अब पहले तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा एल्गोरिथम है, ठीक है, अभी अभी हम सॉल्व करके आए हैं, तो ये हमारा कौन सा है, डायनामिक एल्गोरिथम है, ठीक है। और इसकी मैंने वो भी बताई थी, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताई थी, तो क्या बताई थी, थीटा v3, ठीक है। ये देखो ये रहा, इसमें कभी भी जैसे एवरेज पूछिए, बेस्ट पूछिए या फिर वर्स्ट पूछिए, ये मेंशन नहीं होता कहीं पे भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में, लेकिन हम जैसे ही सॉल्यूशन देखेंगे ना तो हमें आइडिया हो जाएगा। और इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जैसे अगर बेस्ट पूछी है तो उसके सामने क्या, सिर्फ इसका सिंबल का चेंज होता है, जैसे थीटा की जगह बिग ओ आ जाएगा, बिग ओ की जगह ओमेगा आ जाएगा। तो ये चीजें होती है, जो जैसे वी क्यूब है तो ये हमारा क्या रहेगा,
सेम रहेगा। यहाँ पे v की जगह कई बार n क्यूब भी आ जाता है, n स्क्वायर भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, मतलब ही सेम है, बस वेरिएबल को कई बार वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। हर एक स्टैंडर्ड बुक में या फिर सिंपल बुक में, नॉर्मल बुक में वेरिएबल तो कोई भी ले सकता है ना राइटर, वो उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीजों की वजह से कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें तो n लिखा हुआ, उसमें तो v लिखा हुआ था, इन चीजों को मत देखना प्लीज, ये कंफ्यूज करने के लिए डाली जाती है और कुछ भी नहीं है इनमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो अब इसने बोला है स्टैक की एप्लीकेशन क्या है। स्टैक हमारा क्या करता था, इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसमें इवेल्युएशन होती है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की, जॉब शेड्यूलिंग करता है, रिवर्स स्ट्रिंग करता है। तो इसने नोट पूछा है, ठीक है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन तो है, लेकिन जॉब शेड्यूलिंग स्टैक का काम नहीं होता, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग कौन करता है, सीपीयू करता है, हम पढ़ के आए थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ काम लिखे हुए हैं कि कई बार और भी ज्यादा एप्लीकेशंस पूछ ले स्टैक से रिलेटेड, तो आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, हम एक बार पढ़ लेते हैं। We can use stack for string reversal, evaluation of postfix, and most important is implementation of recursion. But job scheduling is not done by stack, वो CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कन्वर्जन करके आए हम, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स एंड एक्सप्रेशंस इन फिक्स की इवेल्युएशन की है, रिवर्स स्ट्रिंग, चेक वेल फॉर्म, नेस्टेड पैरेंथेसिस भी चेक करता है, पहले आते थे क्वेश्चन, अब नहीं है, 2014 या 13 में आए थे शायद एक, तो वो चीज भी होती है, ठीक है। प्रोसेस सब प्रोग्राम फंक्शंस कॉल को प्रोसेस करता है, तो ये सारी इसकी हैं। सिमुलेट रिकर्शन इन कंप्यूटेशंस लाइक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जंस, ये सारी स्टैक की एप्लीकेशंस है। तो हमें ध्यान रखना कि आगे अगर और थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो हफमैन कोडिंग से रिलेटेड हमारा क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। तो ये जो 5-7 न्यूमेरिकल आएंगे इसके बीच में, ये सारे हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। वैसे ये सिंपल ही है कि हम नहीं बाद में ही करेंगे हम, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, फिर हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रह जाते हैं। तो पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे आज एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो अब देखो, अब फिर से आ गया, देखो 17 15 14 में आया था डिजिक्स तरह का, और 15 में आया था, अब 17 में फिर से आ गया, और बिल्कुल सिंपल सेम वही पूछा है। डिजिक्स तरह एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन, कौन सी अप्रोच पे बेस्ड था वो, ग्रीडी अप्रोच पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रीडी अप्रोच। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज उठा के देख लेना, सारे वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कहीं गड़बड़ है, ये वो है अभी। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, लास्ट के क्वेश्चन से पहले आपको मैं एक टेबल दूंगी, गिवन है इसमें, उसमें अलग से मेंशन होगा कि ग्रीडी अप्रोच के अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं, डायनामिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर क्या कौन से आते हैं, बैक ट्रैकिंग के अंदर, ब्रांच एंड बाउंड के अंदर। तो वो एक टेबल गिवन है पूरा, वो याद कर लेना, एल्गोरिथम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा, ठीक है। सॉरी, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आधे बच्चे 2-4 क्वेश्चन देख के छोड़ के भाग जाते हैं, फिर जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले रह जाते हैं ना, वो छूट जाते हैं, हम खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज हमें कहीं भी अगर हम ढूंढेंगे ना तो पूरा ओवरऑल होता है, तो कई बार तो हमें यही समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है, पेपर 2 का, ऑपरेटिंग सिस्टम से है, डाटा स्ट्रक्चर से है। खासकर नए बच्चे जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का पेपर देंगे, उनके लिए स्पेशल है ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखा करो, चाहे किसी की भी देखो, एजुकेशन से रिलेटेड अगर खोल ही लिए ना कोई भी, उसको कंप्लीट किया करो, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई भी इतने अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करता, धीरे धीरे ही लेवल अपग्रेड करते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लास्ट तक ही आते हैं। अब देखो मैच द फॉलोइंग में आ गया हमारे पास, सिर्फ एल्गोरिथम से रिलेटेड। फर्स्ट वाला मर्ज सॉर्ट जहां भी आ जाए ना, ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट मर्ज शॉर्ट आ जाए, क्विक शॉर्ट आ जाए, हीप शॉर्ट आ जाए, तो इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर वाला ही एल्गोरिथम मिलेगा, ठीक है। तो ए का थर्ड करते ही बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे 2 एंड 3 वाले, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। उसके बाद आ जाएगा हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग का अभी अभी हम पढ़ के आए थे लास्ट स्टेटमेंट में, ट्रू फॉल्स वाले में था कि ऑप्टिमल डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी का हो गया, सॉरी ऑप्टिमल, और इसका ग्रीडी अप्रोच हो गया हफमैन कोडिंग का, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑप्टिमल पॉलीगन ट्रायंगुलर। ऑप्टिमल वाला पढ़ा था, ऑप्टिमल पॉलीगन वो हमारा क्या होता है, डायनामिक
प्रोग्रामिंग, सबसेट सम प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाता है, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये देखो हमारा सॉल्यूशन ये रहा। हफमैन कोडिंग हमारी ग्रीडी अप्रोच होती है, क्योंकि हम इसमें मिनिमम एवरेज टाइम निकालते हैं इनके वेटेज को वो करके, उसके एवरेज फाइंड आउट करके वेटेज को कम करते हैं हम बाइनरी कोड्स में कन्वर्जन्स करके, तो वो हमारा ग्रीडी अप्रोच के अंदर आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था लेंथ ऑफ वाला, देखो ये टेबल का, तो इसकी कितनी आ जाएगी 4। एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको, ये बिल्कुल सेम ही है, उसमें स्मॉल था, इसमें कैपिटल में दे दिया, बी सी ए डी बी सी बी सी बी सी ए बी। ठीक है, टेबल वाला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी, देखो बेसिक्स जब तक कंप्लीट नहीं होगी ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालने हमें आराम से आ जाएगी। स्ट्रिंग को भी हम देख सकते हैं, ऐसे स्ट्रिंग को कॉमन कॉमन मैच करके वैसे भी निकल जाती है, तो इसका आंसर आएगा 4। उसके बाद देखो फिर से हफमैन कोडिंग के ऊपर आ गया, तो ये न्यूमेरिकल्स की हम अलग से एक वीडियो डिस्कस करेंगे, उसी के अंदर सारे करेंगे। देखो एवरेज लेंथ इसमें यही होती है, हमें जो गिवन होता है ना, वो बस एक ट्री सा बनाते हैं, प्लस करके उनको निकालते हैं, और ये चीज हो जाती है। ये करेंगे हम, लेकिन जब कल हम नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब करेंगे उसके साथ। आज सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम सॉल्व्स द सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो 15 में आया, 16 में आया, 16 में सॉरी 17 में आया, 18 में फिर से आ गया, सिंगल शॉर्टेस्ट पूछा, कौन सा था, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन, डिजिक्स्ट्रा। ठीक है, हफमैन कोडिंग का फिर से आ गया, ऑप्टिमल कोडिंग टेक्निक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, अब देखो, अब हमें क्या दे रखे हैं, इनकी डेफिनेशंस के थ्रू दे रखा है हमें। ठीक है, दी 8 क्वींस प्रॉब्लम हमारी कौन सी होती है, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कौन सा होता है, स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कौन सी होती है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्रीज कौन सी होती है। ठीक है, तो इनको अब कैसे पूछा है, उनकी डेफिनेशंस के अंदर जो मेन हमारे वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट नाम नहीं दे रखे, तो इसका 8 क्वीन प्रॉब्लम तो बैक ट्रैकिंग के अंदर आती है। ठीक है, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ डिजिक्स्ट्रा कौन सा होता है, ग्रीडी अप्रोच होती है हमारी, बी का क्या आ जाएगा 3rd, तो हमारा ऑप्शन हो गया 4th। स्टार एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमारी आ जाएगी डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्रीज, ऑप्टिमल जो बाइनरी सर्च ट्री है ना, वो हमारी होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हफमैन कोडिंग नहीं होती, वो हमारी होती है ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, अब देखो 2 सीक्वेंस वाला फिर से आ गया, सब सीक्वेंसेस वाला एक्स एंड वाई का, इसकी हमारी सॉरी तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ये भी वैसे टेबल से होगा, अब इसमें उसमें ABCD थी, इसमें क्या दे दिया हमें, कांस्टेंट वैल्यूज दे दी 0 1 2 3 4। अब देखो, अब हमें एल्गोरिथम्स गिवन और साथ में क्या दे दी, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे दी। तो अब जिस बच्चे को एक भी नहीं आती ना, ठीक है, उसने इस वीडियो को फर्स्ट टू यहाँ तक भी देखा, मतलब स्टार्टिंग से यहाँ तक भी देखा, वो भी कर जाएगा, क्योंकि मैंने 2 की तो पहले ही बता दी थी, डिजिक्स्ट्रा की और फ्लाईवुड वॉर्शल एल्गोरिथम की तो हम पढ़ के भी आए। सी की तो थी V3, ठीक है, थीटा V3, तो सी क्या हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड। तो सी के सेकंड से ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, लास्ट वाले 2 ऑप्शंस। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, 3 और 4 तो हमारा गया। सी की हमारी क्या है, सॉरी सेकंड है ये, गड़बड़ हो गई। ठीक है, अरे यार इसमें टाइम बहुत लग जाता है इस करने में, चलो ऐसे बता दे। ठीक है, और डिजिट्स तरह की क्या बताई थी, V²। ठीक है, तो A का 3 और C का 2, C का 2 A का 3 हो गया ना सोल्व हमारा, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्रिस्टल का आ जाएगा हमारा OE log E। ठीक है, यहाँ पे N भी हो सकता है, जरूरी नहीं है EU। तो वेरिएबल्स में कंफ्यूज मत होना, ये पहले भी बोला था मैंने, अब भी बोल रही हूँ, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आ जाएगी V+E। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमें 2 से 3 की भी याद है इसमें, तो हम एलिमिनेट करके आराम से लगा सकते हैं। ये दोनों तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थे, डिजिक्स्ट्रा और फ्लाईवुड की, तो अगर वो भी बच्चे ने ध्यान से सुना होगा, आपको याद होगा, तो हमारा वहां से सॉल्व हो जाएगा।
अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च आ गया, देखो फिर से अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर ऊपर। ओनली टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ओनली स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है, बोथ टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और ना ही स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना इधर वाला तो, और ना ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला हो सकता। बीच में बची है कंफ्यूजन बी एंड सी में। तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो हमारे होते ही है डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में भी, ये तो हम लास्ट वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हमने नहीं भी खुद से पढ़ा हुआ तो इसका आंसर आएगा बोथ टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। क्योंकि सब टोपोलॉजिकल sorting and scheduling problems, cycle detection in graphs, and solving puzzles with only one solution, such as a maze or Sudoku puzzle. Other applications involves analyzing networks, for example, testing if a graph is biparite. ये सारी की सारी एप्लीकेशन है जिनमें हम इसको यूज करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को, ठीक है। तो याद रखना कल को और में टोपोलॉजिकल सॉर्ट की जगह शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स भी डाल सकते हैं, सॉल्विंग पजल्स भी है, तो इसमें मोल्ड के क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, तो इसको याद रखना, इसीलिए सॉल्यूशंस को इतने बारीकी से लिखा गया। सॉरी। The running time of dynamic algorithm is always theta p, where p is number of sub problems। देखो np हार्ड प्रॉब्लम वाला टॉपिक ना दो यूनिट्स में देखने को मिलता है हमें, एक तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में और एक डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। एनपी हार्ड, ठीक है, पोलिनोमियल हार्ड, तो ये सारी प्रॉब्लम सेम रहती है। तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर करके जाना है, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा, चाहे दो बने चाहे तीन बने, क्योंकि दो यूनिट्स में सेम टॉपिक है बिल्कुल। When a recursion relation has cyclic dependency, it is impossible to use that recurrence relation unmodified in a correct dynamic program. For a dynamic programming algorithm, computing all values in a bottom-up fashion is asymptotic faster than using recursion in memorization. तो ये तो सीधा सीधा गलत है, ठीक है। सी को एलिमिनेट कर देंगे हम। इफ ए प्रॉब्लम एक्स कैन बी रिड्यूस टू ए नॉन एनपी हार्ड प्रॉब्लम देन एक्स मस्ट बी एनपी हार्ड। नहीं, एनपी हार्ड अगर प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करेंगे ना तो वो एनपी हार्ड नहीं होगी, ठीक है। इसका एक ग्राफ होता है, वो आगे उसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक हम वहां कवर करेंगे। इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर के बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वाली यूनिट करेंगे हम कवर, या तो फिर डीबीएमएस वाले बिग बाई क्यू सीरीज करेंगे, तो वहां से ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा व्हेन ए recursion relation has cyclic dependency, it is impossible to use that recursion relation unmodified in a correct dynamic program। क्योंकि डायनामिक प्रोग्राम में कोई भी चीज हो अपने आप वो मॉडिफाई होती रहती है, हम उसको अनचेंज नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। सॉरी, देखो यहाँ पे रीजंस भी गिवन है, जो बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एनपी हार्ड वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक जो भी हो, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे 100% हर बार टॉपिक आता ही आता है, हर बार ऑप्शन गिवन ही होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ग्राफ से रिलेटेड आगे एक दो क्वेश्चन। लेट जी बी ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ, टी डी बी ए डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री ऑन ग्राफ, सॉरी, एंड टी बी बी दी ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री ऑन जी। हमें दो, नो एज ऑफ जी इज ए क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू टी डी for every edge u v of g, if u is at depth I and v is at depth j in tb, then I minus j is equal to 1। तो ये पहली वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जी की कोई भी एज ना टीडी को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। वो हर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जो भी होगा ना, वो हर एक एज जो होती है वो अलग अलग ही होती है, वो उसको क्रॉस नहीं करती, ठीक है। लेकिन सेकंड वाली फॉल्स है, क्यों है? क्योंकि जब हम कोई भी ट्रायंगल लाइक ट्री के जैसा कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना एस सोर्स के साथ, तो उसके वर्टेक्स ना सेम लेवल पे होते हैं, तो उसका डिस्टेंस 0 होएगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड इसलिए क्या होगी, इसकी फॉल्स होगी। अब ए बी सी डी जैसे ट्री में रूट बनाते हैं, तो उसके लेवल ऑफ चाइल्ड हमेशा इक्वली रहेंगे ना, लेफ्ट सब जरूरी नहीं, मतलब लेफ्ट सब और राइट सब ट्री का नहीं होता,
लेकिन अगर कंप्लीट ग्राफ है परफेक्ट, जिसमें अगर कंडीशंस गिवन और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारी सेम लेवल पे ही होते हैं, तो उसका डिस्टेंस हमेशा 0 होता है, सेम लेवल पे हम इंक्रीज नहीं कर सकते। इसमें इन्होंने बोला है कि हमें एक ग्राफ गिवन है और उसका हमने एक सीक्वेंस दे रखा है, तो हमें बताना है डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल के लिए कौन कौन से ऑप्शंस सही रहेंगे। तो हम करके देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ए से बी, ए से बी हम जा सकते हैं, ये चले गए। बी से ई, बी से ई भी चले गए। ई से जी, ई से जी की भी हमारे पास है। जी से एच, एच से एफ। तो फर्स्ट वन तो ट्री हो गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर करके करवा रही हूँ सारे ऑप्शंस के लिए, इजी हो जाएगा। सेकेंड वन है हमारा सीक्वेंस ए से बी, ठीक है, बी से एफ, एफ से ई। तो अब एफ से ई पे हमारी कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है, तो अगर मैं सेकंड को एलिमिनेट कर देती हूँ, ये वाला गया, ये दोनों ही गए सेकंड से, है ना, चलेगा भाई। तो ये दोनों ही क्रॉस हो गए, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब देखो ऑप्शन में देखो 1 और 4 तो दोनों में है, मतलब 1 और 4 तो बिल्कुल सही है। 3 को देख लेते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए हमारा सही है या फिर गलत है, हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। तो फोर्थ में क्या है, ए से एफ, ए से एफ। बस हमें ट्रावर्स करके देखनी है, हर एक एज पे जा रहा है नहीं जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। एफ से जी, एफ से जी, जी से एच, एच से बी, बी से ई। तो हमने हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स कर लिया, तो ये वाला मतलब सही है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4। सॉरी, देखो हमारा ऑप्शन आ गया 4। इसमें सब कुछ यही लिखा है कि ए नोड पे गए, बी नोड पे गए, वहां से हम वहां नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, पढ़ लेना भाई जिसको ज्यादा ही वो है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अब हमारा है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन अप्रोच इज यूज्ड इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो क्विक सॉर्ट का मैंने क्या बताया था, जहां पे भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड हमारी अप्रोच पूछी जाए तो वो क्या होगा, चाहे मर्ज सॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट हो, हीप सॉर्ट हो, तो हमारा रहेगा डिवाइड एंड कॉन्कर। ये देखो ये आ गया, यही मैं इसी की बात करी थी। हमारे पास अप्रोचेज और एल्गोरिथम्स होते हैं, डायनामिक एल्गोरिथम, ग्रीडी मेथड, डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स। डायनामिक में आता है बेलमन फोर्ड्स एल्गोरिथम, 0/1 नैपसक प्रॉब्लम, फ्लाइवर्ड्स वॉर्शल, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मल्टी स्टेज ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ग्रीडी अप्रोच में आता है प्राइम्स एल्गोरिथम, इसमें आता है हमारा प्राइम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, फ्रैक्शनल नैपसंक। इसमें तो फ्रैक्शनल का नाम गिवन होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ग्रीडी में फ्रैक्शनल लिखा होगा और उसमें 0/1 को रिप्रेजेंट किया होगा। ये इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, वैसे ये सेम ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कहीं फ्रैक्शनल नैपसक प्रॉब्लम आ जाए, देखते ही दोनों में गड़बड़ करके आ जाओ, मत करना ये वाला, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन एल्गोरिथम हफमैन कोडिंग रीडिंग अप्रोच में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न किस में है, ग्रीडी अप्रोच में है, ठीक है, ग्रीडी मेथड में। उसके बाद आ जाएगा हमारा डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर में क्या बोला था कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो देखो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है। बाइनरी सर्च भी हम कैसे करते हैं, डिवाइड कर करके ही करते हैं उनको, आधे पार्ट को उधर कर लिया, आधे को उधर। तो स्ट्रैक्शंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारा डिवाइड एंड कंकर में। क्लोजेस्ट पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब देखो स्टैरसन्स का सिंपल और मैट्रिक्स, जब एक आ गया तो मैट्रिक्स वाला दोनों अपना ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात आ ही जाएगा। कुलेटर की फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ध्यान रखना, ये एफएफटी भी पूछ सकता है बिना फुल फॉर्म के। तो याद रखना कि अगर कहीं पे भी गिवन आ जाए कि एफएफटी एल्गोरिथम कौन सी अप्रोच के अंदर आता है, कौन से एल्गोरिथम में आता है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर याद रखना है, ठीक है। कहीं सोचो फुल फॉर्म तो दे नहीं रखी, पता नहीं कहाँ से आ गया। और सबसे लास्ट है कर्त्सुबा एल्गोरिथम। अब बैक ट्रैकिंग वाले हैं, बैक ट्रैकिंग में सबसे पहले हमने कितना क्या किया था, एन क्वीन, ठीक है। क्वीन प्रॉब्लम्स में चाहे 8 क्वीन की आ जाए, 4 की आ जाए, 3 की, मतलब 4 आ जाए, 8 आ जाए, जो भी आ जाए, तो वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, बैक ट्रैकिंग के अंदर आ जाएगी। सबसेट सम प्रॉब्लम भी बैक ट्रैकिंग है, हैमिल्टन पाथ वाली भी, मेज सॉल्विंग वाली भी, ठीक है, और नाइट स्टोर प्रॉब्लम।
किसके अंदर आ जाएंगी, बैक ट्रैकिंग के अंदर। तो इनको याद रखना, इस पैराग्राफ में से इन टेबल्स में से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट डाउन करना वो नोट डाउन कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा। मैच द कॉलम गिवन हो, स्टेटमेंट्स में हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो, कैसे भी आया हो इजीली हो जाएगा। अब देखो फिर से वही आ गया डेप्थ फर्स्ट सर्च वाला। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या एलिमिनेट होगा क्या क्या नहीं होगा, बस ट्रावर्स करके देखना है। जैसे एक करवा देती हूँ एक ऑप्शन, वैसे अभी करवा के ही आई हूँ, फिर से रिपीट करवा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है ए से बी, ए से बी पे गए हम लोग, ठीक है। बी से सी, सी से जी, जी से एच, एच से एफ। तो ये वाला क्या हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे सारे फाइंड आउट करके देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करना, ये इसलिए छोड़ रही हूँ कुछ क्वेश्चंस ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको और आपका सॉल्यूशंस सॉल्व आउट हो सके, ठीक है। सॉरी। अब देखो फिर से आ गया। एल्गोरिथम्स तो इतने फेवरेट है ना, हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, इसको तो हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो अगर पीवाईक्यू ये वाले क्वेश्चंस भी अगर आपने अच्छे से देख लिए ना, आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाए, एक दो भी याद होंगे ना, तो आराम से सोल्व कर सकते हो। अब इसमें उसने क्या है कि कैलकुलेट स्पॉट मैट्रिक्स, स्टोर में मिनिमम कॉस्टेज। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, एल्गोरिथम से रिलेटेड फाइंड आउट करनी है। अभी तक हम अप्रोचेस ढूंढते आ रहे थे, ठीक है। उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहे थे हमसे, ठीक है। फॉर्मूलेज पूछ रहे थे। अब हमें क्या देख गिवन है, उनकी डेफिनेशंस गिवन है कि हम इस एल्गोरिथम सॉरी डेफिनेशन यूज गिवन है कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी। तो डिजिट्स तरह हम कैसे फाइंड आउट करते जा रहे हैं, किस लिए यूज करते आ रहे हैं, स्टोर्स द टोटल कॉस्ट फ्रॉम ए सोर्स नोड टू द करंट नोड। सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ है तो फर्स्ट से थर्ड, ए का थर्ड। प्रिम्स का हम मिनिमम कॉस्टेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वार्शल एल्गोरिथम से हम पाथ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। क्रुशिकल हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हम यूज करते हैं, तो उसको हम वहां से फाइंड आउट करते हैं। ग्राफ भी फेवरेट टॉपिक क्यों रहा है, ये भी हर एक ईयर में ही आ रहा है इसका भी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी ना गड़बड़ कर रखी है शायद इन्होंने, या फिर ऑप्शन नहीं गिवन था, इसलिए हमें ये करना है कि इनको मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम के हिसाब से वो करना है। तो ए से बी हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। ये गलती से हो गया, इसका आंसर शायद ए बी सी डी ई आएगा मेरे हिसाब से तो, बट ये भी कर सकते हैं हम क्योंकि बी डी सी एफ भी 1 नहीं है, तो पहले ये लिख लो या लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी या बी ए चल जाएगा। उसके बाद है सी, सी हमारा बी से एफ, तो बी से एफ कितना हमारा पाथ है, 2, तो 1 के बाद कितना होना चाहिए, 2। उसके बाद है डी से सी, डी से सी में कितना लग रहा है, वो भी 2 है। और डी से ई में कितना है, डी से ई में है 3, तो ई वाला पार्ट ना सबसे लास्ट में आना चाहिए था, तो इसमें ये गलत हो रहा है। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वन, ये वाला। हमें हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हिसाब से करना है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो इसमें भी लिखा है डी ई थ्री हैज मोर वेट देन डी सी टू, सो वी फर्स्ट ऐड डी सी। तो डी सी को अगर हम ऐड करेंगे तो डी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसका। अगर बी ए को भी हम लेके चल रहे हैं ना, तो सी डी ई आना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए इसका सोल्यूशन फर्स्ट रहेगा। तो इसको गलत मत कर देना, सही करके आना, ये गलत हाईलाइट हो रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा एनपी हार्ड से है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि मैंने ये टॉपिक ही नहीं करवाया है ना। नाइस जॉब वैसे। चलो कोई ना, ये वाला क्वेश्चन हम हमारे नए एनपी हार्ड वाले टॉपिक के साथ ही कवर अप करेंगे। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, इजी पैटर्न था हमारा, समझ आ रहे थे। डाटा स्ट्रक्चर में अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमसे एल्गोरिथम्स होते ही नहीं है, तो उनको सोल्व करने के बजाय सिर्फ जो एक टेबल दिया है डाटा स्ट्रक्चर की पीवाईक्यू सीरीज के बाद दो तीन क्लासेस हो रहा, दो वीडियोस में, और इसके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ना एक वीडियो स्पेशल जिसमें टेबल्स, चार्ट्स, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेबिलिटी इन प्लेस वाला, और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज होंगे ट्री से रिलेटेड, उसकी स्पेशल एक वीडियो बना दूंगी। और अगर वो वीडियो देख के उसको सिर्फ याद करके चले जाना, अगर डा के क्वेश्चन गिवन होंगे ना, 2 से 3 क्वेश्चन तो कहीं पे भी नहीं गए, मतलब
छः नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि आते ही आते हैं। मैच दी फॉलोइंग पूछेंगे, स्टेटमेंट्स आती हैं, और एक दो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ ही लेते हैं वो, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए, अगर ज़्यादा डिटेल में आपको डाटा स्ट्रक्चर नहीं भी पढ़ना है। बहुत अच्छी यूनिट है, क्रैमिंग करने वालों के लिए ईजी होती है, ईजिली हो जाती है। फर्स्ट टाइम मैं भी सारी चीज़ें क्रैमिंग करके गई थी, तो मेरे मोस्टली सारे क्वेश्चन सही गए थे, ठीक है। तो इस यूनिट को छोड़ के मत जाना डर के हिसाब से कि अल्गोरिथम्स आ गए इसमें तो सारे के सारे के, नहीं, तुम आसानी से याद कर सकते हो। तो आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पे। इसको कर पाओ तो ठीक है, वैसे इसका आंसर दिखा देती हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। 1 नहीं आएगा इसका, ABCD नहीं आएगा। हैमिल्टन सर्किट प्रॉब्लम इज नॉट MP कंप्लीट, या MP कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और UGC नेट में आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने का भी मन करता है। और जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगी। तो जल्दी से जल्दी UGC नेट के पेपर से पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर करवा दो यार, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हैव ए नाइस डे। राधे राधे दोस्तों।